वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे आज़ादी की 7 दहाइयाँ गुजारने के बाद आज भी अगर हम बात करें तो हमारा शुमार तरक्की पजीर ममालिक में होता है। बहुत से मसाइल में से हमारा एक बड़ा मसला बेहंगम बढ़ते शहर हैं, जो कि हुकूमतों की मुसलसल गफलत और मनसूबाबंदी के फुकदान का नतीजा में नज़र आ रहे हो। बिल्कुल ऐसी है। बड़े शहरों पर बढ़ता दबाव ना सिर्फ वसाइल को महदूद करता जा रहा है, बल्कि हम बात करें ज़रूरी और काबिल काश्त रकबे को तेज़ी से निगल भी रहा है। एक तरफ आबादी में इजाफे का मसला हमारे सामने है, दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीली भी तेज़ी से ख़तरा बनती जा रही है। ये मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इनको हल करने का बराह रास्त असर जो है इक़्तिसादी ज़िंदगी, शहरियों के बाहमी रब्त और शहरों की लंबी, अगर हम बात करें तो शहरियों की अगर हम बात करें तो उनकी लंबी उम्र पर भी पड़ेगा। बदकिस्मती से किसी हद तक इस्लामाबाद के अलावा हम देखते हैं कि हर शहर जो है वो बग़ैर मास्टर प्लान के फैल रहा है और जिसको रोकने वाला भी कोई नहीं। और हम देखें तो खुम्बियों की तरह उगते इलाके जो हैं वो शहरी बुनियादी ढांचे पर बोझ भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, मसाइल क्या? पीने का साफ पानी जी आपके बड़े शहरों में नहीं आपको मिल रहा, उसकी फराहमी नहीं है, निकासी का एग्जाम्पल देख सकते हमारे सामने। अब लाहौर की भी एग्जाम्पल देख लें कि यहाँ पर कितने ज़्यादा मसाइल हैं। मतलब कि माहौलियाती मसाइल मुख्तलिफ हैं, सेहत और तालीम और दीगर शोबों में बेपनाह मसाइल जन्म ले रहे हैं। और लोग क्या करते हैं कि बड़े शहरों की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर हम ये मतलब कि तनकीद करते हैं कि जी कि बड़े शहरों के ऊपर इतना ज़्यादा गवर्नमेंट फंड लगा देती है। अगर आप देखें तो कितने लोग हैं जो दीगर अजला से, दीगर शहरों से, दीगर देहात से जो हैं आ रहे होते हैं यहाँ पर रोज़गार के लिए, तालीम के लिए। तो फिर यहाँ के वसाइल, उस बड़े शहर के वसाइल का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम उनको फैला नहीं रहे हैं शहरों को, हम मतलब कि फैला रहे हैं, हम फैला रहे हैं, नए शहर आबाद नहीं कर रहे हैं। नए शहर आबाद नहीं कर रहे, बिल्कुल। हालांकि नए शहर आबाद करना तो हमजा मतलब इस तरह हमें कुरान पाक में भी मिलता है कि नए शहरों को आबाद करें, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं। खैर, सनती तरक्की के बायस शहरों की जानिब लोगों की नकल मकानी बड़े पैमाने पर होने से शहरी मसाइल पैदा हो रहे हैं और शहरों से आबादी के दबाव को रोकने के लिए लोगों को उनके घर के नज़दीक सेहत, तालीम और रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। ये सारी सूरत हाल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अर्बन डेवलपर मोहम्मद तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तौहीद साहब। क्या मास्टर प्लान्स के मुताबिक अगर हम तामीर कर रहे हो तो ये फिर शहरी जो मसाइल है ये हल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम मास्टर प्लान के मुताबिक चलें और शहर को मास्टर प्लान के मुताबिक लेकर चलें तो बिल्कुल ये मसाइल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे कि मैं शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो इसके 5 मास्टर प्लान अब तक बन चुके हैं। आखिरी मास्टर प्लान जो है वो जो कि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 कहलाता है, वो उसका टाइम पीरियड असल में ख़त्म हो चुका है तकरीबन। ठीक है, अब नया मास्टर प्लान जो कि हमने 1 साल पहले कोई उसकी बाज़गश्त सुनी थी कि एक नया मास्टर प्लान कराची के लिए बनने जा रहा है, जिसको कराची मास्टर प्लान 2047 का नाम तो दे दिया गया, लेकिन उसके मज़ीद कंपोनेंट क्या होंगे, किस तरह शहर की जो बाउंड्री है वो किस हद तक जो है शुमार होगी, क्योंकि हमें पता है कि शहर इस वक्त जो है बेहंगम तौर पर फैल चुका है। फिर सबसे अहम बात, उस मास्टर प्लान में जो भी अब आइंदा मास्टर प्लान बनेगा, क्या उसमें शहर की आबादी वही जो है 16 मिलियन कंसीडर की जाएगी या फिर वाक़तन जो शहर की आबादी इस वक्त शहर कराची की आबादी जो कि उमूमी तौर पे बताई जाती है, इदारे भी जो हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं जिसमें SSGC, के इलेक्ट्रिक और कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, वो भी इस बात पर मुत्तफ़िक ज़रूर हैं कि शहर कराची की आबादी तकरीबन 25 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। जबकि सेंसस जो 2017 का सेंसस है वो हमें बताता है कि शहर कराची की आबादी उस वक्त जो है वो सिर्फ 16 मिलियन थी। तो ये जो आपका तकरीबन 9 to 10 मिलियन का गैप है, एक तो इसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी होगा जब हम नए मास्टर प्लान की तरफ जाएँ। फिर जैसा कि आपने ख़ुद अभी बताया अपनी रिपोर्ट में कि शहर कराची भी जो है चूँकि बेहंगम तौर पर फैल चुका है, तो वो सेटलमेंट जो कि अनप्लान्ड वे में बनी है उनको किस तरह जो है वो उस नेट में लाया जाए कि हम उनकी डेवलपमेंट और उनके हवाले पर काम कर सकें। मैं आपको बताऊं, कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 में एक कंपोनेंट था जिसमें ये बात की गई थी कि जो शहर कराची की कच्ची आबादियाँ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी इम्प्रूवमेंट पर काम किया जाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो अब जो मास्टर प्लान जो है, ऑल्दो वो नोटिफाई उस अंदाज में वो भी नहीं हो सका था दीगर मास्टर प्लान की तरह, लेकिन उसमें उस कंपोनेंट पर जो इदारे हैं उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और हमें कच्ची आबादियों में इम्प्रूवमेंट
उसके मराहिल या कह लें सिलसिला जो है वो उस तरह नज़र नहीं आया जो कि नज़र आता तो आज शायद शहर की सूरत हाल बेहतर होती। लेकिन अब देखें शहर में नकल मकानी का जो सिलसिला है शहर कराची में वो जारी व सारी है, और इसके अलावा सीजनल माइग्रेशन का पैटर्न भी नज़र आ रहे हैं कि 6 महीने लोग यहाँ रहते हैं शहर कराची में और 6 महीने फिर अपने आबाई इलाकों में रहते हैं। तो उसको गेज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है रिसोर्सेज पे बर्डन जो है वो तो शहर पर ही पड़ रहा है, तो रिसोर्सेज या तो फिर उसके मुताबिक एलोकेट की जाए ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये भी बता दीजिएगा हमें ज़रा कि हम अभी भी मुज़र इसी बात पर हैं कि हमने ये करना है कि हमने बड़े शहरों में ही सहूलियात ज़्यादा देनी है, हमारा छोटे शहरों में छोटे अजला पर क्यों फोकस नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ का ये हिस्सा क्यों नहीं है कि छोटे अजला से लोगों को नकल मकानी ना करनी पड़ रही हो? देखिए इस हवाले से होता यह है कि हम रूरल डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम डेवलप करते हैं और करना चाहिए, लेकिन अच्छा मेरे सुनने में ये आया कि जो है यूके के ताउन से एक प्रोजेक्ट जो है चल रहा है सिंध गवर्नमेंट का, जिसमें वो रूरल डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम रन कर रहे हैं और कुछ काम हो रहा है, लेकिन उसकी कुछ तफसीलात या कह लें दीगर डिटेल या किसी जगह पर वो प्रोग्राम जो है रूरल सिंध में अगर कहीं इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसकी एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने उस अंदाज में नहीं आ पा रही कि हम उसको गेज कर सकें और हम उस पर कमेंट कर सकें। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर सुनने में आया कि यूके गवर्नमेंट के ताउन से जो है वो एक प्रोग्राम ज़रूर काम कर रहा है सिंध में, जिसकी तफसीलात बहरहाल जो है वो हम तक नहीं पहुँची और यही सिलसिला है कि हम इस पर जो है वो कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन होना ज़रूर ये चाहिए कि जब देखें जब गांव देहात में जब जो छोटे टाउन हैं उनमें सहूलियात मौजूद होंगी तो यकीनन लोग जो है वो शहर का इतनी तेज़ी से शहर का रुख नहीं करेंगे। शहर की जानिब नकल मकानी तो पूरी दुनिया में होती है, ठीक है ना, लेकिन अगर सहूलियात कुछ हद तक भी मिल सकें तो कुछ लोग जो कम से कम अपनी देही ज़िंदगी में ही रहना चाहते हैं उनकी प्रेफरेंस वही है, लेकिन वो मजबूरी होती है जब रोज़गार के मामलात हैं, तालीम के मामलात हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो शहरों की जानिब नकल मकानी करते हैं। अब इसी तरह शहरों की जानिब नकल मकानी से जब शहर पर एक प्रेशर डेवलप होता है तो उससे फिर मुख्तलिफ तरह के जो कह लें मौसमी तब्दीलियों के असरात और दीगर मामलात वो भी बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा तौहीद साहब, इसका मुस्तकिल हल क्या हमें नज़र आ रहा है? क्या अर्बन रावी और बंडल आइलैंड जैसे जो मंसूबे हैं वो शहरी मसाइल का हल हैं? देखिए ये जो बड़े बड़े जो जॉइंट प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं हमारी, जैसे शहर कराची में अगर हम बात करें तो तकरीबन 62 से 70% शहर जो है वो अनप्लान्ड सेटलमेंट यानी कच्ची आबादियों में रहने पर मजबूर है। जब इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें जो है वो जो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं ना इनको शामिल किया जाता है, ना इनसे राय ली जाती है और ना ही इनका कोई स्टेक होता है इस तरह के फ्यूचर में चलकर इनको कोई फ़ायदा मिल सके। तो आप बंडल आइलैंड बना लें, आप चाहे रावी प्रोजेक्ट बना लें, आप बहरिया टाउन को और एक्सटेंड कर दें, आप DHA सिटी बना लें, लेकिन उससे शहर के जो आम शहरी है ना उनका भला नहीं होना। उसके लिए हमें जो है जाना पड़ेगा औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के मॉडल पर, सेल्फ हेल्प बेस्ड मॉडल पर, जिसमें जो है सेल्फ हेल्प हो, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हो और फिर उसके साथ साथ जो है जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो, उन पैटर्न पे हमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले पैटर्न है जिसमें कम्युनिटी की इंगेजमेंट हो उस पर हमें जाना पड़ेगा। हमारे अफसोसनाक मरहला तो ये है कि जब भी हम कोई प्लानिंग की बात करते हैं तो बहुत ही AC वाले जो है इन्वायरमेंट में बैठकर हम सारी प्लानिंग हमारे इदारे जो है वो कर लेते हैं, जहाँ पे अच्छे किस्म का डिनर और अच्छे किस्म के लंच वाले सिलसिले होते हैं, लेकिन वो जो कम्युनिटीज़ जिनके मसाइल हैं उनको तो शामिल ही नहीं किया जाता उस प्लानिंग के प्रोसेस में। ये सबसे ज़्यादा अगर हम उनको शामिल करें तो शायद सूरत हाल बेहतर हो, वरना तो फिर ये प्रोजेक्ट तो चलते रहते हैं, जाहिर सी बात। बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। मोहम्मद तौहीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। और ज़रूरी है कि एक तो आप सहूलियात जो मुनासिब हैं वो तो दे ही रहे हों और साथ जो छोटे अजला हैं और उनको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लोग बड़ी तादाद में नकल मकानी अपने रोज़गार के लिए दूसरे शहरों में मूव ना कर, पढ़ाई, रोज़गार, सेहत, जितने मसाइल हैं उनके लिए उनको इधर आना पड़ता है। अभी तो आप देख रहे हैं कि अपने कई पासपोर्ट्स के इशूज़ हैं कि उसके लिए आना पड़ रहा होता है और छोटे छोटे कई ऐसे मसाइल हैं उनको बड़े शहरों की तरफ रुख करना ही पड़ता है और बड़ी मुश्किलात होती हैं। एग्जैक्टली, तो स्टेट में को चाहिए कि इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इन छोटे शहरों में प्रोवाइड की जाए ताकि उनके लिए भी आसानी हो और बड़े शहरों पे इतना ज़्यादा बर्डन भी ना हो। आगे बढ़ेंगे, आज मैच है
और पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच होने जा रहा है। पहला T20 मैच है, 3 मैचेस की सीरीज़ है। वहाँ पर एक मसला बस ये होता है कि बांग्लादेश अपने मुताबिक ऐसी पिच बनाते हैं कि सारों को मुश्किलात का शिकार कर देता है। ये वैसे बड़ी टेक्निकल हमजा सिचुएशन हो जाती है फिर मेरे ख्याल दूसरी टीम्स के लिए, लेकिन 50-60 स्कोर पे भी आउट हो जाती है बड़ी बात। अच्छा, आज का मैच चलो देखते थे पाकिस्तान के साथ क्या होता है। अल्लाह करे पाकिस्तान जिस तरह से जिस मोमेंटम में है वो उसी मोमेंटम में हम जो है वो मैच खेल रहा है बांग्लादेश के साथ भी। खैर आज जो है 12,000 से ज़ायद क्रिकेट शायकीन बाबर आजम की मशहूर जो कवर ड्राइव्स हैं उनसे भी महसूस हो सकेंगे। और पहले T20 के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया और खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हैदर अली और जो हमारी बाकी टीम है वो शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आसिफ को शामिल नहीं किया गया, इमाद को शामिल नहीं किया गया, लेकिन धानी को भी शामिल नहीं किया गया। सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, कन्फ्यूजन कुछ चल रही थी, मैं आपसे रहनुमाई भी ले रहा था कि टाइम कुछ पता नहीं लग रहा है कि 1 बजे है मैच, 2 बजे है मैच, 3 बजे है, मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ खबरें आ रही थी। सर कन्फर्म कर दीजिएगा, सबको परेशानी से निकाल दीजिएगा, कितने बजे मैच है? सबसे पहले तो सुबह बखैर हमजा, आपको भी और इकरा को भी। और मैच जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा और बांग्लादेशी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे। तीनों T20 मैचेस दोपहर 1 बजे शुरू होंगे और इसके अलावा जो टेस्ट मैचेस हैं वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होंगे। अच्छा। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, यानी कि पहले लोग समझ रहे थे शायद 3 बजे 4 बजे, लेकिन अब दोपहर 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमजा मैचेस शुरू होंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया। मेरे साहब ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप के बाद हम अब पहली सीरीज खेलने जा रहे हैं, मोमेंटम को बरकरार रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें? मोमेंटम को बरकरार रखना तो ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान ने जिन 12 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया उनमें वर्ल्ड कप में सिर्फ 20 गेंदें खेलने वाले आसिफ अली को आराम करा दिया गया। ये हैरत की बात है। आसिफ अली को मौके मिलने चाहिए थे और किसी और को आराम कराते। मैं हैरान हूँ कि मोहम्मद रिजवान जो ICU में गए थे वर्ल्ड कप के अहम मैच से कबल, वो यहाँ पर भी उन्होंने 3 दिन आराम किया और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू की। तो रिजवान को आखिर ऐसी क्या क़यामत आ गई कि उनको खिलाना बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके से शाहीन शाह उनको रेस्ट कराए। हमारा एस बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है। हारिस रऊफ भी हमारे नंबर 1 बॉलर हैं और इन लोगों को अगर आराम कराकर हसन अली को खिलानी है तो शाहनवाज दहानी को खिलाएं, जिस तरह इन्होंने वसीम जूनियर का नाम 12 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया है मेरे ख्याल में। और फिर इमाद वसीम को चले आराम कराया, मोहम्मद नवाज आ गए, हैदर अली हैं, खुशदिल शाह, इनके नाम भी पाकिस्तानी टीम में शामिल हैं। शोएब मलिक ऑल द वे दुबई से वो पहुंचे 2 दिन के ताखीर के बाद, वो भी है पाकिस्तान के स्क्वाड में। तो पाकिस्तान को चाहिए था, लेकिन शायद ये हमजा कोई खतरा मोल लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेशी सरजमीन पर जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों ने T20 सीरीज खेली उनमें उन्हें शिकस्त हुई है। तो पहले मैच में शायद ये कोई खतरा मोल लेना नहीं चाह रहे, लेकिन कोई इतनी ज्यादा मजबूत टीम भी नहीं है बांग्लादेश के पाकिस्तान के लिए खतरे की अलामत साबित। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। शायद शोएब मलिक को भी रखने की यही वजह है कि अगर कहीं पर लड़खड़ा जाएं तो हम कोई 30-35 स्कोर मजीद जोड़ लें कि सेंटर में सिंगल डबल्स तो हो जाएं। मामला यही है कि आज तो लग यही रहा है कि बाकी 11 खिलाड़ी तो खेल रहे होंगे, एक फास्ट बॉलर ही नहीं खेलेगा, कहीं वो वसीम जूनियर ही ना हो जाए। सर मुझे लग रहा है कहीं वसीम जूनियर हो सकते हैं, क्योंकि शाहनवाज दहानी को इन्होंने 12 में रखा नहीं। खूब मौसम की तब्दीली के लिए दुनिया भर की सैर के लिए ले जाते हैं और मेरे ख्याल में अब उसका नाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वजीर सयाहत होना चाहिए। जो सयाहत जो है वो जाता है, हर जगह गया है, वो जिम्बाब्वे गया है, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड, वहां पर वेस्ट इंडीज गया, वो दुबई घूम कर आ गया, वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन उसको खिलाएं तो सही, कम अज कम। नहीं खिलाएंगे तो फिर फायदा क्या उसको लेके जाने का। वो बड़ा मासूम सा आदमी है धोनी। और दहानी वो धोनी के साथ सेल्फी ले रहा था। बड़ा अच्छा बॉलर है, उसने PSL में बेस्ट बॉलर का अवार्ड हासिल किया। जब आप सोहेब मकसूद को, जो बेस्ट बैट्समैन था, हैदर अली ने जब बायोसिक्योर बबल को तोड़ा तो सोहेब मकसूद को आप इंग्लैंड ले गए। तो शाहनवाज दहानी ने क्या बिगाड़ा था? पहले उसको हमजा इन्होंने टेस्ट टीम में सैरें कराई हैं कि जिम्बाब्वे ले गए, वेस्ट इंडीज ले गए। अब इनको एहसास हुआ कि वो तो टेस्ट में नहीं, तो अब उसे जो बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस है उसमें शामिल नहीं किया गया, T20 स्क्वाड में रखा गया। समझ में नहीं आती मंतक हमारे लैपटॉप। एक चीज बताइएगा, हम कुछ खिलाड़ियों को लेकर जा रहे थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, फिर आखिरी मौके पर हमने देखा कि नहीं, T20 वर्ल्ड कप पे तो इनको नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन वो हमारे प्लान का हिस्सा है। जैसे कि हम आजम की बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर रिजवान की उस तबीयत भी बेहतर नहीं थी, फिर हम आजम को उधर से ड्रॉप कर गए थे। अगर हमने कुछ चीज़ें ट्राई करनी है तो यही सीरीज़ है कि आपने ट्राई करनी है, वर्ल्ड कप तो फिर आपके सर पर ही है।
हाँ, लेकिन इस सीरीज के बाद हमजा वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आ रही है। वेस्ट इंडीज की टीम की जो सूरत हाल है आपको पता है, दिसंबर में वो पाकिस्तान आएगी नेक्स्ट मंथ, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हम ट्राई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इन्होंने एक और विकेट कीपर को, जो पेशावर का विकेट कीपर था, उसको रखा था पहले जो स्क्वाड में जब न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी, और फिर उसके बाद उसका नाम उन्होंने, अब बिल्कुल ही वो गायब हो गया। मेरे ख्याल में इनको प्लान करना चाहिए। सरफराज अहमद को ये क्यों लेकर घूम रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। सरफराज अहमद को अगर नहीं खिलाना, एक आदमी पाकिस्तान का कप्तान रहा है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवाई है, आप उसको बीप पहनाकर ऑरेंज कलर की और उसको घुमा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप फिर किसी यंगस्टर को ले जाएं ताकि वो ड्रेसिंग रूम के माहौल से हम आहंग तो हो सके। तो मेरे ख्याल में ये इनकी मंतक समझ में नहीं आती। अब देखते हैं क्या करते हैं आइंदा आने वाले वक्त पे। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह की सीरीज में जूनियर्स को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें मिर्जा साहब तो तजुर्बाकार खिलाड़ियों की अगर हम देखें गैर मौजूदगी में इस टाइम बांग्लादेश की टीम जो है वो खासी इस टाइम वीक हमें नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान को अपनी क्या हिकमत अपनी अपनानी होगी आज के मैचेस के हवाले से? देखिए इकरा, बांग्लादेश की टीम को वैसे हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपने ग्राउंड पर, हालांकि वो बांग्लादेशी टाइगर हैं, दुबई में उनके दांत निकाल लिए गए थे, सारे मैच वर्ल्ड कप के वो हार गए थे टाइगर, लेकिन अपने ग्राउंड पे वो वाकई में टाइगर बन जाते हैं और मुखालिफ टीमों के लिए अपनी कंडीशंस में, अपनी पिचेस पर मुश्किलात पैदा करते हैं। अभी बांग्लादेश ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है, तकरीबन काफी यंगस्टर्स हैं, सिवाय महमूदुल्लाह के जो पुराने जो कप्तानी कर रहे हैं, उसके अलावा फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है, ये पुराने बाकी यंगस्टर्स उन्होंने अपनी टीम में शामिल किए। तो मैं समझता हूँ कि इन यंगस्टर्स को वो मौका देना चाह रहे हैं। और T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है, बांग्लादेश को तो स्कॉटलैंड ने भी हरा दिया था, आपको याद होगा वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में जो ओमान में हुए। तो बांग्लादेश अपने ग्राउंड पर अपने क्राउड के सामने जो है एक खतरनाक हरीफ साबित हो सकता है, हमें उसे आसान नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, कप्तानी के हवाले से हम बात कर लें, बाबर आजम की बहुत तारीफ हो रही है। रमीज़ राजा साहब पहले कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, लग रहा था कि कप्तान तब्दील हो जाएगा, वो भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। मोइन खान साहब ने एक अहम बात की है, उन्होंने कहा जी कि कुछ कोताहियाँ की हैं बाबर ने, जिसकी वजह से शायद हम हार गए सेमीफाइनल के अंदर। अगर हफीज़ को एक आधा ओवर मजीद दे दिया जाता, क्योंकि पहला बॉल तो 9 बॉल हो गया था, गलती से हो गया था, तो शायद दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, कुछ बेहतर हालात हो जाते। कप्तानी कैसी है हमारी, और क्या बाबर अब आप देख रहे हैं कि कप्तान बनते जा रहे हैं या बन गए हैं? देखिए मुझे लग रहा है हमजा के बाबर आजम में सलाहियतें तो हैं। अब पहले उनका रिमोट कंट्रोल जो था वो ड्रेसिंग रूम में, डग आउट में होता था, वो खुद इंडिपेंडेंटली कप्तानी कर रहे हैं जी। आपको याद होगा 1982 में जब इमरान खान को कप्तान बनाया गया, उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था इंग्लैंड के दौरे पर जब पाकिस्तानी टीम गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम इमरान खान ने कप्तानी सीखी। मिसबाह-उल हक को जब कप्तान बनाया गया 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया और मिसबा ने कप्तानी की, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के टेस्ट के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बाबर आजम सीखेंगे, गलतियां होती हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो मेरे ख्याल में अभी उनको चूंकि फ्री हैंड दिया जाए, पहले आपने सही कहा कि ये खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें टेस्ट की कप्तानी से आराम कराया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम यंग है, उनको लेकर चलना चाहिए एज अ कैप्टन। अभी उन पर एतमाद किया जाए, एकदम से उन पर क्रिटिसिज्म हम शुरू कर देंगे, उनके एतमाद को मजरू करेंगे तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह। तो मेरे ख्याल में उनको हमें साथ लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम देखें तो शोएब मलिक के हवाले से खबरें ये भी आई थी कि रिटायरमेंट जो है वर्ल्ड कप के बाद उन ले लेंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनमें हमें वो टीम में नजर आ रहे हैं, तो उनका किरदार अब क्या आपको नजर आ रहा है इस टीम में? देखें इकरा, शोएब मलिक जो है आइंदा साल 1 फरवरी को जो है वो 40 साल के हो जाएंगे। और शोएब मलिक ने खुद कहा था कि शायद वो T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी कैप अपने सर पर सजाना हर एक के लिए एजाज की बात होती है, और हमारे यहाँ लोग नहीं छोड़ते। आज आप देखें टिम पेन ने कप्तानी छोड़ दी ऑस्ट्रेलिया की, जो मैसेजेस उनके जो है उन्होंने कहा कि लीक ना हो जाए। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और हफीज ने भी कहा था कि मैं जो वर्ल्ड कप के बाद ये मेरा आखिरी इवेंट होगा, शोएब मलिक ने भी कहा था। लेकिन शोएब मलिक चूंकि फुल्ली फिट है, अभी उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी, आपको याद होगा शारजा में, तो वो शायद चांस ले रहे हैं। और सिलेक्शन कमेटी ने भी उसी टीम को बरकरार रखा था। वो तो मोहम्मद हफीज ने माजरत कर ली, वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, उन्होंने पीसीबी से माजरत कर ली। वो T10 लीग जो हो रही है इस महीने अबू धाबी में, उसमें हफीज हिस्सा लेंगे। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को खुद अपने फ्यूचर के हवाले से सोचना चाहिए कि कितनी फिटनेस है,
क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इनको सब कुछ अपने हवाले से सोचना जरूर चाहिए। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। आज मैच होगा 1 बजे मैच, और पाकिस्तान कदरे जो है वो सीनियर टीम के साथ ही ये मैच खेलने जा रहा है। बांग्लादेश की टीम इतनी सीनियर नहीं, मोमेंटम से हैं वो उसी मोमेंटम में खेल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की पिचेज इतनी अच्छी नहीं होती हैं, लो स्कोरिंग मैच हो सकते हैं, नहीं सीरियसली, और वो ऐसी पिच बनाते हैं कि स्पिन बॉलर को बहुत फायदा हो रहा होता है। इतना स्कोर नहीं हो रहा था। प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।